नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि संडे को हम एक वीडियो बना के आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि आगे इसमें एसएफआईओ वाला मैटर क्या है और ये जो हम पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं बीके ठाकुर जी ज्ञान दान से, उसका भी जवाब अच्छे तरीक़ा से देना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी वो आगे बढ़ के बोल चुके हैं। आप लोग ज्ञान दान के एपिसोड नंबर 157 197 एपिसोड के 3 घंटा 22 मिनट से लेके 3 घंटा 37 मिनट तक देख सकते हैं जाके। हम इन लोगों का फोटो वीडियो नहीं चला सकते हैं। आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या ये बोले हैं। ये बोले हैं कि आप कटोरा लेके भीख मांगेगा, आपका परिवार मांगेगा, आपको नॉलेज नहीं है, आपका उम्र क्या है, आप कौन होते हैं मेरे गिरहवान में झांकने वाले। तो मेरा कहना है कि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हमारे द्वारा सहारा में पैसा जमा कराया गया था और हम जब तक सहारा नहीं देगी, हमको नंबर 1 नंबर का पॉइंट यही है कि हम बोलेंगे और इसका जितना भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन रहेगा सही सही लोगों को जागरूक करने के लिए बताते रहेंगे। आपके धमकी से हम नहीं डरने वाले हैं। आपको हम ये चैलेंज देते हैं कि मेरे 4-5 सवाल में से किसी एक का भी आप जवाब अपने चैनल से दे दीजिए कि सोसाइटियों के अलावा जो पेमेंट है वो कौन सा केस खत्म होगा जब आप शुरू कीजिएगा। ज़्यादा नहीं है पैसा, ना क्यू शॉप में ज़्यादा है, ना कमर्शियल में, ना रियल एस्टेट। उसका भुगतान आपका कब कीजिएगा। जो सोसाइटियों में कंप्लेनेंट हैं सीआरसी में, आपका एडवर्टीजमेंट ये बोलता है कि जो लोग कंप्लेनेंट हैं सीआरसी में उसी का निस्तारण के लिए सीआरसी पैसा सुप्रीम कोर्ट से लेके आई है 5,000 करोड़। तो जो लोग कंप्लेन नहीं किए हैं और मेच्योरिटी भी पूरा हो गया है और आपका ब्रांच नहीं खुल रहा है लोकल लेवल पे, तो ये खोलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा सर्कुलर जारी किए कि हाँ आप लोग खोल के बात कीजिए? आप लोगों तो 5 साल से ऐसे ही गोल गोल घुमा रहे थे जब तक लोग समझ रहे थे आपकी मजबूरी। अब लोग समझने के लिए तैयार नहीं है तो आप लोग ब्रांच भी छोड़ दिए, ऑफिस भी छोड़ दिए, आ गए यूट्यूब पर। तो आप लोग का स्वागत है, यूट्यूब पर ही कम से कम आप जानकारी दे तो रहे हैं। ये हम आपका इसके लिए बहुत ही शुक्रिया हम ये करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ गलत चीज़ फिर बदलाने और प्रोडक्ट बेचने के लिए ये प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कीजिए। पहले जो आपने पैसा उठवाया है उसका भुगतान का आप बात कीजिए, तब आप ई स्कूट और विंड्स का चर्चा कीजिएगा। हमने एक सवाल किया था कि ई स्कूट का आप रिलेशन बता दीजिए सहारा इंडिया ग्रुप से। जब डायरेक्टर कॉमन नहीं है, 1 लाख की कंपनी है, 1 लाख पूंजी लगा के शुरू हुई जो कि एक स्कूटर का दाम है, और उसमें आप रेंटिंग शुरू करके पैसा उठाना शुरू कर दिए। खैर 90% लोग नहीं जी इसको जमा करा रहे हैं, पता है, लेकिन 10% लोग को अगर पैसा आप उठा लेते हैं, कल होकर पेमेंट में डिले होगा तो कहाँ लोग जाएंगे, किसके पास कंप्लेन करेंगे? जैसे क्यू शॉप में भटक रहे हैं वैसे भटकेंगे। आप ये बताइए ना कि वो उसका कंप्लेन कैसे होगा, किस डायरेक्टर को पकड़ेंगे, वो किस हिसाब से सहारा से रिलेटेड है कि आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पर उसका प्रचार कर रहे हैं। और वो कंपनी क्या ओएफसीडी की तरह सेबी के चंगुल में फिर आएगी कि नहीं आएगी अगर 50 लोगों से ज्यादा से पैसा लिया जाता है? तो अगर इंटरेस्ट के नाम पर आप दे रहे हैं 14-15%, सरकार के पास अनलिमिटेड पावर है। जो आप लूफॉल्स का फायदा उठा रहे हैं कि इस सिस्टम में लूफॉल्स है, रेंटिंग के नाम पर हम दे देंगे, तो वो एक नया सर्कुलर लाएगी और बैकडेट से एप्लीकेबल कर देगी। तो मेरा कहना था कि आप सीधा सीधी क्यों नहीं चलते हैं? जो कंपनी आपका एमसीए से रजिस्टर्ड थी पहले से, आरबीआई का लाइसेंस भी था, तो उस कंपनियों का आप क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं कि हम सही तरीके से आए और लोगों को का जो कंफ्यूजन है, लोगों की आशंका है, उसको दूर करें? ये हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जो सही चीज़ है, जो आम एजेंट जानना चाहता है, जो 90% आम एजेंट है। आप ही के चैनल पे लोग बोलते हैं कि 10% लोग इससे पैसा कमाए, 90% लोग अपना घर चलाए हैं केवल। तो जो लोग घर चलाए अभी अपना वो कैरियर पूरा डुबा के बैठ गए हैं, लोग उनके दरवाजे पे आके गाली दे रहे हैं कि मेरा पैसा दिलवाओ, क्योंकि उन्हीं के फेस पर पैसा मिला था। सहारा का कोई फेस नहीं है कभी भी। वो अपना फेस आगे करके ये बोल के कि हम सहारा में काम करते हैं, इतना 30 साल से 35 साल से कंपनी चला दे रही है, हमको भरोसा है, आप हम पर भरोसा कीजिए, पैसा जमा कीजिए, हम वापस कराएंगे। वो अपना गारंटी दे के पैसा उठाए हुए हैं। आप उसी गारंटी का आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि जैसे हम बोलेंगे वैसे एजेंट करेगा, कोई सवाल ही नहीं करेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप ये बताइए ना कि कोई भी डायरेक्टर जो हैं, सहारा इंडिया के जो पुराने डायरेक्टर लोग, ओपी श्रीवास्तव, ये आपके हैं सुब्रत राय हैं, इन लोगों के फैमिली से क्यों नहीं ये सब कंपनी में बन रहा है? इतनी अच्छी कंपनी है, इतना आगे आपको ले जाना है, तो आप क्यों नहीं अपने एजेंट को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इसमें डायरेक्टर ये हैं, सहारा श्री के बेटा हैं,
और या ओपी श्रीवास्तव के बेटा हैं। क्यों इससे भाग रहे हैं? जो कंपनी फंसते जा रही है, आप देखिएगा कि फटाफट बड़े लोगों का रिजाइन होते गया है, कमर्शियल हो चाहे फाइनेंशियल हो। एक आदमी 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, तो क्यों रिजाइन किए कमर्शियल से? आप देखिए कमर्शियल का जब सेबी का फाइनल ऑर्डर आया है, कमर्शियल का ज्यादा बॉन्ड मार्केट में नहीं है, संपत्ति भी है, केवल 18 करोड़ रुपया 2017 तक ही दिखाई हुई है कि हमारा आउटस्टैंडिंग है, और जो कि लोग नहीं आ पा रहे हैं लेने के लिए, जिसके चलते हम भुगतान नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा झूठ आपने कब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया? जरा हमको बताइए, कब ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया? ये बोलिए कि हम अपने कार्यकर्ता के थ्रू लोगों का बॉन्ड मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग लेके ही नहीं आ रहे हैं, तो हम कैसे भुगतान करें? इसीलिए पेंडिंग है। और 7 साल मैच्योरिटी के बाद अगर कोई पैसा रहता है एमसीए के मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो उसको पैसा, उस पैसा को भेजना रहता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जमा कराना रहता है। तो 1,44,00,000 रुपया ये बोली भी है ये सहारा एरिया कमर्शियल के केस में कि हमको जमा कराना है कि नहीं है, और जो लोग कंप्लेन करेंगे उसका भुगतान हम कर देंगे। तो कितना लोग कंप्लेन कर पाएंगे? हमने भी एक कंप्लेन किया कमर्शियल में 18 तारीख को, एक इन्वेस्टर कंप्लेन फॉर्म होता है, तो हमने भी देखा कि 2015 में मैच्योरिटी पूरा हो गया है और 8 साल हो गया मैच्योरिटी बीते हुए। ये तो कल होके कहेगी कि हमारे पास ये आए ही नहीं, और जो ब्रांच से आप डिमांड कराए उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिसीविंग नहीं है। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो एक फॉर्म आता है एमसीए के साइट पे, उसको अपलोड किया, इन्वेस्टर क्लेम फॉर्म, जिसमें इस कंपनी का सिन नंबर डाल के और अपना क्लेम आप कर सकते हैं। लेकिन पहले मेरे क्लेम का जवाब आ जाने दीजिए, तब हम आप लोग को सही से इस पे बताएंगे कि हाँ आप लोग कर, क्योंकि आप लोग बेकार में मेहनत कीजिएगा, पैसा नहीं मिलेगा, फिर कहिएगा कि ये फंसा रहा है। तो पहले इसका जवाब आने दीजिए, जैसा स्टेटस रहेगा हम बताएंगे। कंप्लेन चला गया है, अंडर एग्जामिनेशन दिखा रहा है, कंप्लेन नंबर भी आ गया है, कमर्शियल जो है कोलकाता आरओसी से रजिस्टर्ड है, और 36,000 का मेरा टोटल 2 बॉन्ड है, 18,000 का, और उसमें मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हम दिए हुए हैं, हमको मेल भी आ गया है। जैसे ये इसका फॉरवर्डिंग जाएगा कंपनी के पास एग्जामिन करने के बाद एमसीए से, और उसका क्या रिपोर्ट रहेगा हम आप लोग को बताएंगे। दूसरा आ जाइए, सोसाइटी का पेमेंट का लोग पूछ रहे हैं कि सीआरसी कुछ नहीं कर रही है। तो जैसे आप लोग इच्छुक हैं जानने के लिए कब होगा, हमको भी है कि क्यों नहीं हो रहा है, तो हमने एक आरटीआई कर दिया है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है जवाब पूछने का, जिसमें हमने सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगा है, चारों सोसाइटियों का लेटेस्ट फाइनेंशियल ऑडिटेड स्टेटमेंट हमको दीजिए। देखिए देती है कि नहीं देती है। अगर फोटो स्टेट करके देना रहता है तो एक चार्ज हमसे लेगी सीआरसी, तब हमको देगी, तो हम चार्ज देने के लिए तैयार हैं, वो हम मंगाएंगे। दूसरा, कब और कितना भुगतान करेगी सीआरसी, ये भी हमने पूछा है कि क्या मैच्योरिटी जो पूरा हुआ है केवल उतना ही अमाउंट का पेमेंट करने का प्लान हो रहा है, या मैच्योरिटी के बाद आज तक का भी कुछ इंटरेस्ट देना चाहिए। क्योंकि अगर केवल मैच्योरिटी पेमेंट होगा, जिसका मैच्योरिटी 2016 में पूरा हो गया, 17 में पूरा हो गया और 5 साल हो गया, तो इस पीरियड का भी ब्याज नहीं 15% आप दीजिए, 8% दीजिए, 9% दीजिए, लेकिन ब्याज लगाना पड़ेगा। नहीं तो सहारा तो ये तो आदत बना लेगी कि अभी हम क्यों दे, जब हमको मैच्योरिटी अमाउंट ही देना है तो 2030 में देंगे। जितना डिले हो सकता है लीगल पेज फंसाना है फंसाइए, लेकिन एक तरह से इंटरेस्ट जब शुरू रहेगा तो इसको जल्दीबाजी रहेगा कि भुगतान करें। तो भुगतान में मैच्योरिटी के अलावा भी डिलेड पीरियड का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि 15% ही मिले। जो प्रक्रिया होगा, जो प्रोविजन होगा एक्ट में, उस हिसाब से मिलना चाहिए। हम एसएफआईओ वाला भी बात पूछे हैं सीआरसी में, क्या कोई सोसाइटियों में फ्रॉड का एसएफआईओ ने इंफॉर्मेशन दिया अभी तक कि नहीं दिया? क्योंकि एसएफआईओ वाला केस 23 तारीख को लिस्ट हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें इस बार कपिल सिब्बल को लाया गया है 16 तारीख वाले ऑर्डर में। इसका डेट लिया जा रहा था दिल्ली हाई कोर्ट से, तो इसका रीजन यही था कि छोटे और मतलब सीनियर वकील को लाना था इनको, और उसमें देख रहे हैं कि कपिल सिब्बल जी अपीयर हुए हैं 16 तारीख को, कुछ टाइम मांगे थे, तो 23 तारीख को लिस्ट हुआ है। तब सोचिए कि ये मामला भी बड़ा हो गया है क्या, कि कपिल सिब्बल जी को आना पड़ा इसमें। कपिल सिब्बल जी को इस मामले में अपीयर कराना सहारा के लिए, ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि ये मामला भी बड़ा है, क्योंकि जितनी भी संपत्तियां हैं सहारा की, वो है कमर्शियल में है, एमबी वैली में है, आपका क्वीन सिटी में है, या फाइनेंशियल है, जो कि पहले से कंपनियां बनी हुई थी 2010 के। बाद में सोसाइटियों को केवल और केवल इन्होंने यूज किया पैसा उठाने के लिए, और ये पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट वहीं पे दिखाए हैं ये। तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों का आरओसी से जो मैटर चल रहा है, तो कहीं आरओसी लिक्विडेशन के लिए इन पे
ये नहीं कर रहा हो, ये भी मैटर हो सकता है कि एसएफआईओ का जांच जो चल ही रहा है इसमें कुछ ऐसा फाइंडिंग निकला हो जिससे कि बोल रहा हो आरओसी की अब लिक्विडेशन करेंगे और आप पे कार्रवाई होगी, जिसके चलते कपिल सिब्बल जी को आना पड़ा है। ये देखने वाली बात है 23 तारीख को ये मामला बड़ा हो गया है, ऐसे नहीं आते हैं। आप देखिएगा कि जब तभी कपिल सिब्बल अपीयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो जो बड़ा मामला होता है ये बड़े वकील को वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। तो खैर अभी तक तो जो कितना भी बड़े एडवोकेट कर लें इनके पक्ष में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है और उम्मीद भी नहीं है कि होगा, क्योंकि इनका रवैया ही ऐसा है कि आप कितना भी कानूनी पेच का हथकंडा अपना लीजिए, लास्ट में आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप ज्ञानदान पे बैठ के, आप ब्रांच में बैठ के कितना भी लोगों को समझा लीजिए, पैसा देना नहीं शुरू करिएगा तब तक आपके बातों का कोई भरोसा नहीं करेगा। आप भुगतान शुरू कर दीजिए, हमारे वीडियो को कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। हम तो बोल रहे हैं कि आप भुगतान शुरू करिए, मेरे चैनल को बंद कराइए आप, ताकि हम भी दूसरा काम करें। बीके ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि हम कटोरा लेके घूमेंगे और हमारा ये है, हम दुष्ट आत्मा है, बहुत कुछ बोले। खैर वो हमसे सीनियर हैं, हमको वो सब का जवाब नहीं देना है। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब आप ब्रांच में बैठ के 5 साल से इधर से उधर घुमा रहे थे, अभी लोग ब्रांच में बैठने लायक आपको छोड़ा नहीं, तो अब जो जनरल एजेंट 90% जो हैं उन लोगों को जवाब दीजिए कि सहारा क्या कर रही है। अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप तक भी कोई नहीं पहुंच रही है, यही सच्चाई है। जो मेन मैनेजमेंट है वो तो साइड करने में लगा हुआ है अपना, और जितना डिले होगा उतना ही लॉस होगा लोगों को। तो इस तरह से नहीं बलगलाएं, सच्चाई बताएं। अपडेट दे रहे हैं इसके लिए बहुत ही हम उनको धन्यवाद देते हैं, जो भी करते हैं आप लोग। हम भी ये राय देंगे 4 घंटा जरूर सुनिए ज्ञानदान को आज आप लोग, लेकिन उसमें काम का बात भी 4 मिनट कर लिया कीजिए कि पेमेंट होगा तो कैसे होगा। सीआरसी को क्या सहारा ने डाटा प्रोवाइड कर दिया किया, तो क्या उन लोगों को नहीं पता है कि इंटरेस्ट देगी कि नहीं देगी? ये सब भी इंफॉर्मेशन आप दीजिए। आगे का क्या प्लान है, जो कंप्लेन नहीं किए हैं उनका कैसे भुगतान होगा? तो बहुत सारे सवालों का जो जनरल पब्लिक का है वो आप जवाब दीजिए। और एजेंट लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो ये उंगली उठा रहे हैं कि आप कौन होते हैं सहारा पे बोलने वाले, तो इतना एजेंट इनके हैं, 12 लाख एजेंट का जो बात होता है, इस 12 लाख एजेंट में कोई यूनियन नहीं बना आज तक, कि इन लोगों ने बनने नहीं दिया, ऊपर वाले लोगों ने, कि हम लोगों को दिक्कत होगा। आप बैंक में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा तो क्लर्क का अलग यूनियन होता है, ऑफिसर का अलग यूनियन होता है। जब भी कुछ गलत होता है तो यूनियन एक तरफ खड़ा हो जाता है, बैंक को स्ट्राइक कर देता है, बंद कर देता है। तो सहारा में क्यों नहीं यूनियन है? अगर है तो बताइए कि हाँ ये यूनियन है सहारा वर्कर लोगों का, एजेंट लोगों का। नहीं तो ये ना कमीशन देगी, ना टीडीएस देगी, ना पीएफ देगी, आप लोग घूमते रह जाइएगा। जब यूनियन का ताकत इसको दिखाइएगा कि आपको हम छोड़ेंगे भी नहीं, अब आप हमको निकाल भी नहीं सकते हैं। आपके साथ रह के ही आपसे हम जवाब लेंगे कि आपने क्यू शॉप में पैसा क्यों ट्रांसफर किया तो बंद क्यों किया? सोसाइटी में एक भी सोसाइटी में काम हो सकता था, 4 सोसाइटी आपने क्यों बनाया? सोसाइटी बना के फिर एमबी वैली में जो इन्वेस्टमेंट किया वो किसके परमिशन से किया? अब पैसा नहीं बिक के आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? यूनियन जब पैसा उठाने के लिए एजेंट है और देने के समय एजेंट को आप छोड़ दिए हैं, जिसका फेस पे पैसा उठा, जो अभी फंसा हुआ है, उसी से नहीं राय लिया जा रहा है। तो आप लोग यूनियन बनाइए और यूनियन के थ्रू 10 को क्वेश्चन कीजिए कि ये सवाल का जवाब दीजिएगा, तभी आपका ब्रांच खुलने देंगे। और चाहे आपको आगे कोई भी स्कीम लाइएगा, कोई कंपनी लाइएगा तो चलने देंगे, अन्यथा हम लोग नहीं चलने देंगे। तब इनको डर लगेगा। ये 10% ऊपर वाले लोग आपको दबा देते हैं 90% को, क्योंकि इनको तो माल मिल जाता है ऊपर से। ये लोग जो हैं, ये लोग पैसा रखे हुए हैं इतना कि 5 साल और भी सहारा नहीं चले तो घर में बैठ के खाना खा सकते हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो कमा रहे थे, खा रहे थे, कलेक्शन चार्ज से जिनका काम चल रहा था, वो ठप हो गया है और वो मुंह दिखाने लायक नहीं है रोड पर। अभी उनकी हम बात कर रहे हैं। 10% को आप छांट के चलिए। 10% जो ऊपर वाले हैं वो तो पहले भी मोटा माल कमाए हैं, अभी भी उनको मिल रहा होगा, हो सकता है कि, और जब पेमेंट भी शुरू होगा तो पहले वो अपना करा लेंगे, क्योंकि ऊपर बैठे हुए हैं, उनका आदेश को नीचे वाला काट ही नहीं सकता है। तो जब तक लड़िएगा नहीं तब तक ये भुगतान नहीं देने वाले हैं। और लड़ने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, अपना ही यूनियन बनाइए। कोई भी संगठन है, सब मोर्चा के चक्कर में हम नहीं आते हैं कि ढेर जोगी रहेंगे तो मठ का उजाड़ हो जाएगा। इसीलिए
लेकिन यूनियन जरूरी है सहारा एजेंट लोगों का। उसमें जो लोग काबिल हैं वो आगे आए, हम उनका सहयोग करेंगे। मेरा भी कोड है तो हम भी बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है। आप लोग आपस में ही आप लोग बना लीजिए, उसमें हम सहयोग करेंगे। और इनसे जो हम सवाल कर रहे हैं वो रिटेन में पूछिए कि ये यूनियन है और सारे लोगों का इतना लोगों का समर्थन प्राप्त है यूनियन को। 10,000 20,000 ही आदमी होते हैं तो बहुत होता है कि 20,000 आपका एक्टिव एजेंट है, आपका कंपनी भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपसे ये सवाल का जवाब हमको चाहिए, जो कि अभी हम पूछते हैं लेकिन हमको दे नहीं रहे हैं। लेकिन यूनियन पूछेगा तो देना पड़ेगा। कल होके हम तभी आपका ब्रांच खोलेंगे, तभी काम करेंगे। तो हम ये राय देंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या यूनियन बनाना चाहिए सहारा एजेंट लोगों को कि नहीं करना चाहिए। फिर जैसा होगा अपडेट हम तो बताएंगे ही 23 को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।